जब बिल्कुल सुबह की समय था, सुबह की चाय की चुस्की भी मैंने लिया नहीं था, तब अचानक एक फ़ोन आया। अब फ़ोन में मुझे कहा, मेरा नाम लेकर बोल रहे थे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपका मदद चाहिए। तो मैंने कहा, आपका अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और मेरा क्या मदद चाहिए। तब वो काफ़ी परेशान में थे। तो मैंने बताया उनको कि आप आराम से बात कीजिए, या आप सामने में हैं तो आप आ सकते हैं। तो मैंने उनका एड्रेस पूछा। वो हमारे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में थे उनका घर। तो इमीडिएटली वो हमारे पास में आने के लिए उनको मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, फ़ोन में आप अपना बारे में बताइए, आपको मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। उनका कहना ये था कि उनको ये मदद चाहिए कि उनकी बीवी, जवान बीवी है, 22 साल की उम्र, 22, और वो कलकत्ता चली गई थी कुछ काम को लेकर। लेकिन कलकत्ता में जाने के बाद में 4 या 5 दिन के बाद में उनकी मोबाइल स्विच ऑफ। तो कोई अपनी बीवी के साथ में उनका संपर्क विहीन होने के कारण से ये फ़ोन करने वाले एक व्यक्ति परेशान थे। और मैंने कहा, ठीक है, आपका बीवी का फ़ोटोग्राफ्स, आपका बीवी की नाम, उम्र, आप सारा डिटेल्स पहला दीजिए और फ़ोन नंबर दीजिए। तो अब फ़ोन स्विच ऑफ थी और मैंने उनको एक सलाह दिया कि ठीक है, मैं मदद ढूंढने के लिए मदद करूंगा। मैं, हो सकते हैं उनकी मोबाइल मिसिंग हो गए, हो सकता है उनका स्विच ऑफ बैटरी के कारण से, या चोरी, मोबाइल चोरी हो सकते हैं, बहुत काफ़ी बात हो सकती हैं। अगर किसी की संपर्क होते नहीं है, कांटेक्ट नहीं होते हैं, तो मिसिंग केवल होती नहीं है। तो मैंने उनको एक सलाह दिया, एडवाइस किया कि तत्काल तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर एक मिसिंग डायरी दे, और जो फ़ोन स्विच ऑफ थी वो नंबर भी उनको जानकारी दे। मिसिंग कंप्लेंट में वो नंबर भी उनमें मेंशन करें, ताकि ये नंबर यूज करती थी, अब ये नंबर संपर्क विहीन में है। थाना में मिसिंग डायरी देने के बाद में, मिसिंग डायरी हमारे पास में आया, आने के बाद में मैंने उनकी बीवी को ढूंढने के लिए कोशिश किया। और दक्षिण बंगाल में जहाँ पर वो गई थी वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। और मैंने उसी नंबर, वो व्हाट्सएप की नंबर थी, तो मैंने एक अच्छे दोस्त के नाते से मैंने उनको एक मैसेज भी किया था कि मैं आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयारी हूँ, आपको कोई मदद चाहिए तो हम मदद देने के लिए 24 घंटा मैं तैयारी हूँ। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद चाहिए तो भी आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। और नीचे में मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा था कि मैं पुलिस से नहीं हूँ, मैं आपकी एक अच्छे दोस्त हूँ, कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ। 3 दिन के बाद में वो जो मैसेज मैंने किया था, वो डिलीवरी की एक रिपोर्ट आई, और तत्काल वहाँ से एक रिप्लाई आया कि रिप्लाई में ये लिखी थी कि मैं उत्तर प्रदेश की एक अनजान गांव में हूँ, मुझे दक्षिण बंगाल से किसी ने बहलाकर फुसलाकर मुझे उत्तर प्रदेश लेके गए थे, और जो लेके गए थे मैं उनको जानता हूँ, लेकिन बहलाकर फुसलाकर ये तो बच्ची है ही नहीं। तो मैंने थोड़ा सोचने लगा कि कैसे एक जवान को, उम्र 20 की महिलाओं को, एक शादीशुदा महिला है, उनको कैसे बहलाकर फुसलाकर ले जाएगा, क्योंकि उनका अपना परिवार है, बच्चे नहीं हैं, शादी क्या करीब 2 साल हो गए थे। तो अंत में मैंने उनको बोला कि आपको किसने बहलाकर फुसलाकर वहाँ पर ले गए, तो उसने एक नाम दिया। तो मैंने उनको तत्काल और ये भी बोला कि आप व्हाट्सएप चलाती हो,
आपको उद्धार के लिए ज़रूरत है, रेस्क्यू करना है, तो आप इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप से आपका पिन पॉइंट लोकेशन, लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो। तो वो बहन अपना लाइव लोकेशन जब मेरा पास में सेंड की तो मैंने देखा वो उत्तर प्रदेश की बलिया डिस्ट्रिक्ट की थी, और बलिया से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर की एक गांव में वो लड़की महिला पड़ी हुई थी। तो मैंने उनका हस्बैंड को कहा कि आप पुलिस की मदद ले, पुलिस को जानकारी दें कि आपकी बीवी को उद्धार के लिए, रेस्क्यू के लिए उनको मदद चाहिए। तो मैंने भी उनकी पुलिस स्टेशन की ऑफिसरों से बात किया, और पुलिस भी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयारी थे। उसके बाद में मैंने उसका हस्बैंड से प्लान किया कि पुलिस को लेकर जाना है, लेकिन एडल्ट के कारण से वहाँ पुलिस की खास ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये किडनैपिंग केस नहीं था। हालांकि युवती ने ये बोली थी कि मुझे ज़बरदस्त दक्षिण बंगाल से बलिया लेकर उत्तर प्रदेश में लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार था। तो हस्बैंड ने मुझे एक एडवाइस दिया, सर क्यों आप और मैं न जाए उत्तर प्रदेश। मैंने कहा इस तरह से मैं नहीं जाऊंगा, अनजान एक उत्तर प्रदेश अपना राज्यों से बाहर की राज्य है, बिना पुलिस प्रशासन की सहयोग से हम कुछ कर नहीं सकेंगे। तो बाद में पुलिस से मैंने मदद के लिए फ़ोन किया, पुलिस ने भी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार, और हस्बैंड की निवेदन से मैंने भी एक योजना बनाया कि बलिया जाए उत्तर प्रदेश। तो हस्बैंड ने अपना गाड़ी खुद ड्राइव करके बलिया के लिए रवाना हो गए, और मैंने 2 अपना टीम से फीमेल, रूना खातून और सुमन बरदेवा महिलाओं की आवश्यकता है, क्योंकि मैं महिलाओं को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूं, और मैंने 2 महिलाओं को स्कॉट के लिए चुना गया। तो हम लोग चले गए बलिया की उस पार। जब उत्तर प्रदेश पहुंचा, लड़की के साथ में हमारा बात हो रहा है, लेकिन लड़की चुप चुप के फ़ोन करती थी, और वो काफ़ी कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में वो बात करती थी। वो कहती थी कि जिसने मुझको लाया वो घर से बाहर में है, लेकिन उनके रिश्तेदार घर के अंदर में है, मुझे बंद करके रखा हुआ है, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो आप कहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि बिहार क्रॉस कर चुके हैं, यूपी की बॉर्डर पहुंच चुके हैं, आप ये सांत्वना दे, उनको हौसला दे। और मैं भी बीच बीच में बात करने लगा। जब हम यूपी पहुंचे, बलिया में भी पहुंचे, बलिया पहुंचने के बाद में सबसे पहली बार हम बलिया की पुलिस स्टेशन में पहुंचा। पुलिस की मदद के लिए मैंने गुहार लगाया, और लगाने के बाद में खुद यूपी पुलिस मदद के लिए आगे आए। उसके बाद में पुलिस ने मुझे कहा कि आप सिविल ड्रेस में हो, आप हमारे सिविल पुलिस के साथ में आप बाइक में पहला जाए। अब देखिए कि लड़की को आप जानते हो, अगर पहचानते हो, लड़की आपको पहचानते हैं, तो आप पहला डिटेन कीजिए, आप उनको वहाँ से आप ला सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपका 2 फीमेल टीम और हमारे लेडीज़ कांस्टेबल को मैं आपके पास में भिजवा दूंगा। बस पुलिस की मदद काफ़ी था। हम बलिया की 5-6 किलोमीटर दूर की एक गांव में पहुंचा, बाइक में पहुंचा था, और मैंने अपना मास्क पहना, टोपी पहनकर अपना हुलिया को कुछ अनजान जगह में मुझे कोई ख्याल न करे, ये कहने के बाद में मैं थोड़ा होशियारीपन भी अपनाया। उसके बाद में वो गांव पहुंचा, और गांव पर पहुंचने के बाद में लड़की ने जो पिन पॉइंट लोकेशन भेजी थी व्हाट्सएप से, लाइव लोकेशन, उसको हम फॉलो करते करते एक मकान मिल गई। मकान में देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ था, लड़की अंदर में है। मैंने लड़की को फ़ोन किया, लड़की ने फ़ोन उठाई, और लड़की को मैंने बोला कि आप आवाज़ दो। लड़की की आवाज़ मैंने नहीं सुना, क्योंकि लड़की की आवाज़ जितना चिल्लाने से, चीखने से भी उनकी आवाज़ बिल्कुल कम थी। वो पहले से उनकी आवाज़ कम थी पहले से। तो फिर भी मैं उनके आसपास में मैंने अपना कुछ सामने में जो बर्तन होते उनको ज़ोर से ठठाने लगा,
उनकी आवाज़ उनको सुनाने के लिए। तो मैंने पूछा कि आपने कुछ आवाज़ सुना? तो लड़की ने बताई, जी हाँ, आप मेरे सामने में हो। जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला, छोटी ताला थे, ताला का तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में अंदर में चले गए, तो लड़की को हम लोग ने बरामद किया। लड़की ने मुझे पहचाना, मैंने मास्क उतारा। उसके बाद में लड़की को मैंने बोला, जल्दी आओ, तुमने मुझे पहचाना? लड़की ने अपना सर हिला कर बोली। तो मैंने लड़की को हाथ लगा तो नहीं सकता हूँ, बल्कि उनको इशारा करते मैंने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़की चुपचाप से अपना सब सामान छोड़कर उस घर से बाहर निकल गए। तब तक बाहर में काफ़ी लोग भीड़ जमा हुआ था। तो वहाँ के लोग, जो घर के लोग थे, वो लोग बाहर में थे, और जिसने उनको किडनैप करके लाया गया वो कहीं बाहर में थे और उसको फ़ोन कर रहा था। तो वहाँ बैठना ठीक नहीं था। और हम लोग, 2 पुलिस और मैं और ये लड़की रुवीना, वहाँ से झटपट हम लोग निकल पड़े। निकलने के बाद में बाइक में लड़की को बैठाकर सीधा थाना पहुँचाया। थाना पहुँचने के बाद में अब हमने ये पुलिस ऑफिसर को कहा कि लड़की को ज़बरदस्त रखा गया था। 15 या 20 मिनट के अंदर में लड़का को भी अरेस्ट किया गया यूपी पुलिस द्वारा। और लड़की को हम लोग के हाथ में पुलिस ने हवाला किया। उसके लीगल हस्बैंड थे वहाँ, और हस्बैंड लीगल होने के कारण से अपना बीवी हस्बैंड को हाथों में सौंप देने के बाद में अब हमारी कस्टडी में आ गए थे। उसके बाद में हम लोग ने उनको सकुशल घर में लाया। यहाँ ये बीते 2 सप्ताह पीछे की घटना है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार जो बनती हैं, उनकी मानव अधिकार की हनन होती हैं। सचमुच मानव अधिकार की हनन उन बच्चे, उन महिला सबको होती हैं, जहाँ वहाँ अपना अधिकार ढूंढने के लिए उनको बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। तो मैंने ये देखा, लड़की पहाड़ों से कुछ काम लेकर कलकत्ता चली गई थी। कलकत्ता में से उनको बहलाकर फुसलाकर बलिया यूपी में पहुंचा गया। ये काफ़ी सोची साजिश कार्यक्रम था। और पहुंचाने के बाद में उनकी जब रेस्क्यू हो गई, तो मैंने पहला पूछा कि आपको यहाँ किस प्रकार की प्रताड़ना देने लगे। तो सबसे पहली बार जो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो उनके साथ में हादसा हो गई। उसके बाद में मोबाइल चलाने के लिए उनको अलाउ नहीं था। वो छिप छिप के फ़ोन करती थी, और उनको नहाने के लिए बाहर में ओपन हैंड पंप में नहाना पड़ती थी। और उनको ज़बरदस्त वहाँ पर मारा गया था, पीटा गया था। सिर्फ 2 टाइम की उनको भोजन मिलता था। उनकी लाइफ स्टाइल जो थी बदलना पड़ा, और उनकी जो जीने का तरीका था वो जी नहीं पा रही थी। वो रोती थी। जब रोती थी तो इनको थप्पड़ दिया करता था। तब इनके पास में बचने का, भागने का कोई चारा भी नहीं था। वहाँ उनको वहाँ बंद करके रखा था। लेकिन लड़की शिक्षित होने के कारण एक मोबाइल छिपा के रखी थी। जिस मोबाइल छिपा के रखी थी, वो मोबाइल में रिचार्ज न होने के कारण से मैंने उनका हस्बैंड को भी पहला बोला था कि इमीडिएटली आप रिचार्ज करवा दो, चैटिंग शुरू करेंगे। चैटिंग के बाद में आपकी बीबी को रेस्क्यू होने के लिए असंभव कुछ नहीं है। हम आपके साथ में हैं, मैं आपको मदद करूंगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, होना वही था जो उसके हस्बैंड चाहते थे। हम सब खुश थे। लड़की जब अपना पति के पास में आई थी, तो वो फुट फुट कर रो रही थी। रास्ता में आकर हमें एक भैया, अपना नज़दीकी भैया के रूप में मानने लगी। बहुत रो रही थी। हम भी रो रहा था, लेकिन लड़की से छुप छुप के हम रो रहे थे। हमारे 2 स्कॉट जो थी, रूना और सुमन, वो भी बार बार इनसे पूछताछ करती थी, इनकी कहानी सुनती थी, इनके साथ में जो हुआ रोती थी। तो हम यहाँ से यही पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स की हनन उन लोगों की होती है सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग की शिकार होती हैं।
तो आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हम जानते हैं कैलेंडर में टिक दी गई है 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। ये कैलेंडर में टिक के बदले आए हम ऐसे एक फैसला करें, हम एक निर्णय लें कि मानव अधिकार दिवस की हनन न होने के कारण और लोगों को बचाने के लिए मानव अधिकार की सही परिभाषित काम हम करें, ताकि हम ऐसे एक निर्णय लें कि अपना समाज में कोई भी महिला बच्ची के मानव तस्करकारियों की शिकार न बने, ताकि उनके ऊपर में होने वाला जुर्म जो है, जो मानव अधिकार की हनन होती है, इससे मुक्त एक नई समाज बन पाए।